नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DD24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की हाई प्रोफाइल यात्रा की शुरुआत कर दी है और दौरे के पहले ही दिन उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी से विदेश मंत्री जो हैं उनसे अहम बैठकें की है और इन बैठकों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, ऊर्जा, परमाणु और सहयोग, रक्षा और साथ ही मिनरल और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। जयशंकर का ये 3 दिनों का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद से भारत के साथ एक बड़े ट्रेड डील का ऐलान किया था और इस समझौते के तहत भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ पर यानी कि 25% से घटाकर इसे 18% कर दिया गया है, जो कि तुरंत ही लागू हो गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने दौरे की शुरुआत अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद की है और ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक ये बातचीत जो है वो भारत अमेरिका के नए आर्थिक समझौते को जमीन पर उतारने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है और इन चर्चाओं को रविवार को घोषित बड़ी ट्रेड डील के बारीकी पहलुओं को तय करने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एस जयशंकर का दौरा है और ऐसे में ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। 3 दिनों के दौरे पर हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री से ये मुलाकात है और 3 दिनों के दौरे पर है एस जयशंकर। ऐसे में ये दौरा जो है अपने आप में बेहद ही खास माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है और भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। बड़ी जानकारी, बजट सत्र का आज छठा दिन है और पीएम मोदी लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब। बड़ी जानकारी बता दें कि आज शाम को 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण का देंगे जवाब। ऐसे में बजट सत्र का आज छठा दिन माना जा रहा है और लगातार बजट सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब और आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण का देंगे जवाब। बजट सत्र का आज छठा दिन है और ऐसे में लोकसभा में 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और आज छठे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। और इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। दूसरी तरफ राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश करते हुए कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। उनके ये कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया और ऐसे में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के हंगामे के बाद से लगातार पीएम मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। ऐसे में आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। बजट सत्र के आज छठा दिन है और ऐसे में पीएम मोदी जो है वो लोकसभा में अभिभाषण का जवाब देंगे और इस खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि कितना खास है पीएम मोदी लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। छठा दिन है संसद के बजट सत्र का और बेहद ही खास माना जा रहा है। नवीन दुबे जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज शाम को 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे, आज छठा दिन है। बिल्कुल माही जी, देखिए ऐसा है कि आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है। जवाब वाली तो कोई चीज है नहीं, क्योंकि विपक्ष को जब सवाल ही नहीं करने दिए गए तो जवाब किस बात का। मुझे तो नहीं लगता कि कोई जवाब बनेगा। राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे थे, राष्ट्र की रक्षा से जुड़ा बड़ा विषय है, हमारी जो सीमाएं हैं उनसे सुरक्षा से जुड़ा बड़ा विषय था वो, उस पर जो वो बोलना चाह रहे थे उनको बोलने दिया जाता। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देते, रक्षा मंत्री जवाब देते, देश के गृह मंत्री जवाब देते, तो समझ में आने वाली बात थी। अब जवाब कहाँ है? सवाल ही नहीं है कोई, तो जवाब किस बात का? अब तो
केवल ये है कि वो जो चाहेंगे वो बोलेंगे। आज अमेरिका के साथ जिस तरीके की डील हुई है, किसने कितने क्या टर्म्स डिक्टेट किए हैं, अमेरिका के टर्म्स पर हमने समझौता किया, ये सच्चाई है। जो विपक्ष कह रहा है कि भाई अब भारत के किसानों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, ये निश्चित तौर पर सच्चाई है, क्योंकि सरकार जो भी कर रही है वो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शिता का अभाव है सरकार की कार्यप्रणाली में, ये एक बड़ा विषय है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, बताए सरकार कि भाई हमने रूस से इतना तेल खरीदा और हम इतना कंटिन्यू कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट के बारे में बात करेंगे, चाबहार पोर्ट को तो हमने छोड़ दिया है, हमारा उस पर अभी भी जिस तरीके से उस परियोजना पे हम काम कर रहे थे अभी भी हम कायम है। इस पर जवाब नहीं देगी सरकार ना, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सारी चीजें छोड़कर ट्रंप के ट्रेड डील पर ही बातचीत होगी सदन में भी? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है, भारत सरकार की में मोदी सरकार का हमने व्यवहार देखा है 2014 से इन 11.5 वर्षों में उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कोई और दूसरी योजना बताई नहीं है, ना ही कोई काम किया है। ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, आज वो बड़ी बातें करेंगे कि हमने ट्रंप से ये बोला और ट्रंप के साथ ये हुआ और वो हुआ और हमने फोन किया। ट्रंप की जब आप कंडीशंस थी, ट्रंप के जो टर्म्स थे वो उन्होंने शुरू में पब्लिकली डिक्टेट किए। दूसरी चीज आती है कि टैरिफ कम हुआ, आपके बीच में अगर वार्ता हो गई होती तो आप पहले से बोलते। ट्रंप ने अनाउंस किया पाकिस्तान भारत का सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का, किसने अनाउंस किया? ट्रंप ने अनाउंस किया। तो इस तरीके की चीजें जो वॉशिंगटन से हो रही हैं, आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर आपके बीच में था और आपके साथ बात हो गई तो आप बोलते ना अपने देश की जनता को, अपने लोगों को, भाई हमने ये प्रपोज किया है, ये फाइनल हो गया और जल्दी ही हम लोग संयुक्त। बिल्कुल। ऐसे में नवीन जी, राहुल गांधी ने चीन का भी विषय उठाया था, जो एक बुक है नरवणे की, उस बुक का भी बात हुई थी, लेकिन बहुत हंगामा हुआ। अमित शाह एक तरफ खड़े हो गए थे, एक तरफ रक्षा मंत्री जो है वो खड़े हो गए थे और काफी हंगामा रहा। कल भी पूरे दिन सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। नहीं, सदन को स्थगित करना पड़ा। आप देखिए कि जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सवाल पर आप उसे बोलने नहीं देंगे और जो सांसद बोलेंगे तो आप उन्हें सस्पेंड कर देंगे। कल आपने 7-8 सांसदों को सस्पेंड किया ना पूरे सत्र के लिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल सदन के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार और जार-जार कर रहे हैं। विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष को बोलने दीजिए। आपके पास जवाब है, आप जवाब दीजिए। आप सत्ता का संचालन कर रहे हैं 11.5 वर्षों से, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, बोलने का मौका नहीं देंगे। कभी माइक बंद कर देंगे, कभी कैमरा हटा देंगे, ये तो होता चला आ रहा है। तो नवीन जी, क्या लग रहा है, SIR का भी मुद्दा उठेगा? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दे, SIR का मुद्दा, UGC का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस सरकार में। वो सरकार उस पर बोल नहीं रही, मौन साध कर बैठी है। क्यों एक सिंगल शब्द नहीं बोल पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? एक तरफ आप हिंदुत्व की बातें करते हो, हिंदू एकता की बड़ी बड़ी दलीलें देते हो, अब आप क्या कर रहे हैं? महाविद्यालयों और विद्यालयों के अंदर छात्रों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। सरकार की एक सिंगल नीड समझ में आती है भाजपा सरकार की, कि वो डिवाइड एंड रूल करती है। कभी हिंदू को मुसलमान से बांटो, कभी अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ, कभी दलितों को पिछड़ों से लड़ाओ, कभी दलितों पिछड़ों को एक करके सवर्णों से लड़ाओ, यही कर रही है। और उसमें अपनी वो राजनीतिक नेता तलाशती है, राजनीतिक रोटियां सेकती है और यही चला आ रहा है। तो यानी कि जी, डेवलपमेंट के नाम पर इनसे पूछो तो कुछ नहीं है, केवल इनके कोरे भाषण हैं और इसके अलावा कहीं कोई डेवलपमेंट की दिखाई दे रहा हो। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज पूछता हूँ लोगों से कि आप एक सिंगल ऐसी कोई बिल्डिंग का नाम बता दीजिए जो इस सरकार में 9.5 साल की योगी जी की सरकार में बनी हो। एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है। आप कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। अरे भाई, इंडस्ट्री का जाल बिछाना था, इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, सड़कें बनाई, आपने अच्छा काम किया। अब उसके साथ आप क्लस्टर इंडस्ट्री लाइए ना, छोटी छोटी फैक्ट्री बिल्कुल आवंटन करिए, लेकिन आप तो ऑक्शन में जमीनें बेच रहे हैं। बिल्कुल। और सड़क बिछा दिया। सर, मेरा एक और सवाल आपसे है कि रोजगार की अगर मैं बात कर दूं, शिक्षा की बात कर दूं, अस्पताल की बात कर दूं, क्या लग रहा है शाम को 5 बजे इस विषय पर भी बातचीत होगी? बिल्कुल, वो बोलेंगे कि हमने इतने एम्स बना दिए, इतने एयरपोर्ट बना दिए, फिर वो दरभंगा एम्स को लेकर सवाल उठाएगा विपक्ष। यही चलेगा। जनता को क्या गुमराह करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो ना जनता देखने जा रही है ना कोई और। विपक्ष उस पर वो बोलेगा, उसमें फिर जनता बट जाती है और यही होता चला आया है। आप यथार्थ के धरातल पर बताइए कि हमने ये काम किए हैं, इतने लोगों को रोजगार मिला है, हमने ये वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसमें हम इतना सफल हुए हैं। हमने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, उसमें हम यहाँ तक पहुंचे, ये टारगेट हमने अचीव किया है। हमने बुलेट ट्रेन पर चलाने का वादा किया था, 2022 में चलनी थी, आज हम 26 में बैठे, हमने इतना काम कर लिया, इतना डिले हुआ, इतना विलम्ब है अभी।
हमने स्मार्ट सिटी 100 बनाने का वादा किया तो उसमें इतने बन गए, इतने रह गए। एक तो नाम बताएं कोई उपलब्धि अपने ही किए हुए वादे भूल गए हैं वो लोग। बिल्कुल, तो क्या ही बात करेंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में लगातार बातचीत चल रही है और ऐसे में आज भी जो है वो हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। बता दें कि पीएम मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील और विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दाव पर विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगा और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। सीएम ममता खुद दलीलें रख सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सीएम ममता बनर्जी खुद दलीलें रख सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेंगे और आज बंगाल की जो सीएम है उनकी याचिका पर बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत वोट लिस्ट संशोधन को चुनौती दी गई है और सीएम ममता ने याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी चुनाव आयोग के आदेशों को चुनौती दी है। और ऐसे में ममता बनर्जी की मांग है कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची के आधार पर ही कराए जाए और इन याचिकाओं में ममता के अलावा बता दें कि मुस्तारी बानू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डार्के ओब्राय ने डोला सेना की याचिका पर भी शामिल है और ऐसे में इस सुनवाई के दौरान ममता के खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने की भी संभावना जताई जा रही है। खबरों की माने तो टीएमसी नेताओं के मुताबिक एलएलबी डिग्री होल्डर ममता कोर्ट में खुद अपनी दलीलें भी रख सकती हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई जो है सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी, जिसमें कई जस्टिस भी शामिल होंगे। ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर सुनवाई है और ऐसे में ममता बनर्जी जो है वो खुद दलीलें रख सकती हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मणिपुर से। मणिपुर को मिला नया मुख्यमंत्री। यमुनाम खेमचंद सिंह आज लेंगे शपथ। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि मणिपुर से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जहां पर यमुनाम खेमचंद सिंह आज शपथ लेंगे। यमुनाम खेमचंद सिंह जो है वो मणिपुर के 13वें सीएम होंगे और राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी को हो रहा है खत्म। बीजेपी नेता यमुनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल ने यमुनाम खेमचंद सिंह को अपना नेता चुन लिया है और इसके साथ ही आज शाम मणिपुर राज्य भवन में उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कुकी जो कि समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है। और ऐसे में इस दौरान मणिपुर के विधायक दल को नेता जो है चुनने के लिए नियुक्त सेंट्रल के तरुण चुग थे, संबित पात्रा थे। मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। मणिपुर से एनडीए के करीब 20 विधायक रविवार रात को दिल्ली पहुंचे थे और वहीं अन्य विधायक जो थे वो सोमवार को केंद्र नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी पहुंचे। 9 फरवरी 2025 को बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद यानी कि 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला की मां के साथ बड़ा हादसा हो गया है। उन्हें पुणे में एक कार ने टक्कर मार दी है और वो गंभीर रूप से घायल हैं। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। बीजेपी नेता ने पुणे पुलिस को टैग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने और उचित सजा की मांग की है। शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि एक शख्स ने जानबूझकर मेरी मां को टक्कर मारी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आरोपी टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। माताजी को बहुत जल्दी एक सर्जरी करानी पड़ेगी, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी मां सबसे दयालु और सबसे अच्छे इंसानों में से एक है और इस उम्र में उनके साथ ये होना मुझे अंदर तक कचोट रहा है। आशा है कि पुणे पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ये सुनिश्चित करेगी कि उसे उचित सजा मिले। शहजाद पूनावाला के भाई जो हैं
तहसीन पुनेवाला ने भी हादसे में जुड़े सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि मां सीनियर सिटीजन है, उनका हिप टूट गया है और उनकी सर्जरी हुई है। इसके साथ ही हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जैसे मोहम्मद के एक आतंकी को गोली लगी है, 2 आतंकी गुफा में छुपे हुए हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर के तहत CIF डेल्टा और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद से बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। रामगढ़ के जाफर जंगल इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को गोली लगी है, लेकिन वो अपने साथी के साथ गुफा के अंदर चला गया। आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की और इस दौरान फिर से फायरिंग हुई और वो तेज धमाकों की आवाज सुनाई गई। इसके बाद आतंकी अतिरिक्त सुरक्षा बलों के इलाके में भेजा गया है और घेराबंदी और कड़ाई और भी ज्यादा अब बढ़ा दी गई है। तो वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मुंबई से, जहां पर मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमानों के विंग्स आपस में टकरा गए हैं। घटना के समय दोनों विमानों में यात्री सवार थे। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट जो है AI2732 मुंबई से कोयम्बटूर जाने के लिए टेक ऑफ से पहले ही टैक्सी पर खड़ी थी और इसी दौरान हैदराबाद से मुंबई आई इंडिगो की फ्लाइट जो है वो लैंडिंग के बाद से टैक्सी पर ही रही और टैक्सी यानी कि पार्किंग में जाने के दौरान दोनों विमानों के विंग जो है वो आपस में संपर्क किए और ये टकरा गए। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं मिली है और ऐसे में घटना के तुरंत बाद ही दोनों विमानों को ऑपरेशन से हटाकर यानी कि पार्किंग एरिया में भेजा गया ताकि तकनीकी जांच की जा सके। और एयर इंडिया के मुताबिक फ्लाइट में विमान के विंग टिप को मामूली नुकसान हुआ है और सभी 200 यात्री सुरक्षित बाहर उतर गए हैं। विमान की तकनीकी जांच चल रही है और ऐसे में रिपोर्ट आगे भी दी जाएगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसके चलते शहर भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल 3 सगी नाबालिग बहनों ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है। घटना भारत सिटी सोसाइटी की बताई जा रही है और देर रात करीब 2 बजे तीनों बहनों ने छलांग लगाई, जिनके खून से लथपथ शव लोगों ने देखा और शोर मचाया। बता दें कि भारत सिटी सोसाइटी के B1 टाउन में फ्लैट नंबर 907 में रहने वाली 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी ऑनलाइन गेमिंग ऐप कोरियन लवर गेम खेलने की आदी थी और तीनों बहनें एक साथ रहती थी और सभी काम एक साथ करती थी। नहाना, खाना, स्कूल जाना, मतलब रोजमर्रा के काम वो एक साथ करती थी, लेकिन तीनों ने जान देने का काम भी एक साथ ही किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक खुदकुशी करने का कारण पता नहीं चला है, लेकिन पिता ने बताया कि तीनों बहनों को गेमिंग ऐप खेलने की आदत थी। वो तीनों को मना करते थे, लेकिन वो मानती नहीं थी और कभी कभी गेम खेलने के लिए तीनों स्कूल से बंक मार लेती थी। तो वहीं देश के उत्तरी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। बर्फबारी के बाद से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मैदानी राज्यों में उत्तर से आने वाली हवाओं ने फिर से सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही यूपी की बात करें तो अम्बाला, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, ग्वालियर जिलों में विजिबिलिटी जो है वो 0 हो गई है। IMD ने दिल्ली में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही हालात रहने की आशंका है और अगले 7 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र 3 पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित होंगे, यानी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओले, बारिश और सर्द हवाएं चलेगी। और इसके साथ ही पश्चिमी हवाओं के मौसम जो है वो काफी ठंड रहने वाला है, जो कि उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी करते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 6 फरवरी की शाम तक बादल छाए रहने की उम्मीद है।
है। 7 फरवरी को ऊंचे वाले इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो वहीं ब्राजील में दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर पूर्वी में राज्य के ग्रामीण इलाकों में भीषण सड़क हादसा हुआ है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 लोगों से भरी बस जो है वो एक मोड़ पर बेकाबू होकर सड़क से उतर गई और पलट गई और इस हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर जब मोड़ से बस निकाल रहा था तो अचानक वो संतुलन खो बैठा, जिससे बस पलट गई और कुछ यात्री बस से बाहर कूद गए, जबकि कुछ लोग जो है बस के नीचे दब गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि मौके पर चीख पुकार मच गई और पुलिस को जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने क्रेन से मदद ली और बस को सीधा किया और घायलों को तुरंत ही बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 15 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी घायल लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।